हेलो एवरीवन, एसआर कुंज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये समांतर श्रेणी का वीडियो पार्ट 2 है। आपको पता है इसका वीडियो पार्ट 1 पहले ही एसआर कुंज के यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। तो आइए देखते हैं इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि समांतर श्रेणी से संबंधित जो भी टर्म्स होते हैं, जो भी पद होते हैं, जो भी इससे शब्दावलियाँ होती है, उनमें किन संकेतों का प्रयोग किया जाता है, उन संकेतों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग ये जानेंगे कि समांतर श्रेणी जो है उसकी पहचान कैसे होती है, अर्थात अगर कोई संख्याओं का अनुक्रम दिया हुआ हो या कोई श्रेणी दी हुई हो तो कब हम उसे समांतर श्रेणी कहेंगे, यानी कि कोई संख्याओं का अनुक्रम कब समांतर श्रेणी में कहा जाएगा, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे सीख पाएंगे। फिर हम लोग ये जानेंगे कि ये जो महत्वपूर्ण सूत्र है एपी के लिए, एपी के nवें पद के लिए, जो जिसे हम कैसे परिभाषित करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे और इसका क्या महत्व है, कितना उपयोगी है, ये सारी बातें हम लोग इस सेशन में जान पाएंगे। तो बने रहिए एसआर कुंज के साथ। अगर आपने अभी तक एसआर कुंज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे कर लेंगे और इसके बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि आपको समय समय पर संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ हम लोग कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को देखते हैं। तो कोई भी एपी है, एपी का मतलब आप समझिए समांतर श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। कोई भी एपी है तो उसके प्रथम पद, अब पद का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अगर उसमें संख्याओं का अनुक्रम ऐसे है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, तो पहला पद यानी कि जो भी इस अनुक्रम में जो भी संख्या है प्रत्येक सदस्य क्या कहलाएगा, एक पद कहलाएगा। तो पहला सदस्य पहला पद, दूसरा सदस्य दूसरा पद और तीसरा सदस्य तीसरा पद कहलाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। फिर हम लोग ये देख लेते हैं कि जो एपी का प्रथम पद होता है उसके लिए कौन कौन संकेत का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी एपी के प्रथम पद को हम केवल ए से दर्शा सकते हैं या A1 से दर्शा सकते हैं या T1 से दर्शा सकते हैं। फिर अगर कोई एपी है तो उसके सार्वंतर को हम डी से दर्शाते हैं। यहाँ पे डी देखिएगा, स्मॉल डी का प्रयोग करना होता है। अब सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर जो होता है एपी के किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को हम सार्वंतर कहते हैं। यहाँ एक और संकेत आपको दिख रहा है, एपी का एनवा जो पद होता है, एनवा पद मतलब अज्ञात पद, तो उसको हम एन से दर्शा सकते हैं या टीएन से दर्शा सकते हैं। तो एपी के एनवे पद को एन या टीएन से दर्शाया जा सकता है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप एपी के पहले पद को पहला पद और यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरा पद, फिर तीसरा पद, ऐसा ही एनवा पद को आप किस नाम से जानते हैं। तो पहला पद को आप A1 से दर्शा सकते हैं, पहले पद को AN से दर्शाया जाता है, दूसरे पद को A2 से दर्शाया जाता है और तीसरे पद को A3 से, इसी क्रम में चौथे पद को A4 से, पांचवें पद को A5 से दर्शाया जा सकता है और अंतिम पद जो एनवा पद होता है उसे AN से दर्शाया जा सकता है, जिसे हम लोग यहाँ भी देख चुके हैं। फिर यहाँ पे कहीं कहीं क्या होता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग संकेतों का प्रयोग मिलता है, तो आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पहले पद को A1 से भी दर्शाया जा सकता है और T1 से भी, दूसरे पद को A2 से भी दर्शाया जा सकता है और T2 से भी, और तीसरे पद को A3 से दर्शाया जा सकता है और T3 से भी। इसी तरह nवें पद को AN से भी दर्शाया जा सकता है और TN से भी दर्शाया जा सकता है। तो आपको ये बातें याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग विभिन्न संकेतों को समझ पाए। फिर आपको ये अगर कहीं एपी लिखा हुआ है तो आप इसका मतलब समझ जाइएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात की जा रही है, यानी कि समांतर श्रेणी की बात की जा रही है। अब देखिए ये यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि एपी की पहचान। अब एपी की पहचान का मतलब क्या होता है, कोई भी एपी जो है, कोई भी समांतर श्रेणी है, कब उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, यानी कि कोई संख्याओं का अनुक्रम दिया हुआ हो तो उसे कब हम समांतर श्रेणी में कह सकते हैं, यही चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पदों को आप गौर से देखेंगे तो इसको हम मान लेते हैं पहला पद और ये क्या होगा दूसरा पद, फिर 7 को मान लेते हैं तीसरा पद और 9 को मान लेते हैं चौथा पद। तो जब भी कोई संख्याओं का अनुक्रम दिया हो, संख्याओं का समूह दिया हो, तो आपको पहचान करनी हो कि ये एपी में है भी या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, दूसरे पद से यानी कि A2 से आपको A1 माइनस करना चाहिए। A2 से जब A1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे A2 देखिए 4 है और फिर यहाँ पे A1 कितना है 2 है, तो 4 से आप माइनस करेंगे 2 तो कितना आएगा 2 आएगा। फिर आप क्या करेंगे A3 से A2 को माइनस करेंगे, तो A3 आप देखिए यहाँ पे A3 क्या है 7 दिख रहा है आपको, यहाँ पे 7 A3 है और फिर यहाँ पे A2 क्या है, A2 क्या है 4 है। तो आप जब 7 से माइनस करेंगे 4 तो कितना आएगा
3 आएगा। फिर आपने क्या करना है, A4 से A3 को माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए A4 कितना है, A4 9 है और फिर यहाँ पे A3 कितना है, 7 है। तो 9 से आप 2 को जो घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो अंतर आ रहा है, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे क्या आया, 2 आया। यानी कि अंतर जो आ रहा है जिसे हम सार अंतर कहते हैं, ये जो क्रमागत पदों के बीच का अंतर आ रहा है ये क्या है, एक जैसा नहीं है, अलग अलग आ रहा है। तो जैसे ही अलग अलग आएगा तो आप ये पहचान जाइए कि यहाँ पे ये जो अनुक्रम है, संख्याओं का जो अनुक्रम दिया हुआ है ये AP में नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप चिन्हित कीजिए, पहला पद क्या है, ये A1 है, 8 हो जाएगा। और ये क्या है, दूसरा पद है A2, इसको मानेंगे। और 16 जो है क्या है, A3 हो जाएगा। और 20 क्या होगा, A4 हो जाएगा। तो फिर आपको वही क्रिया करनी होगी, आपको पहचान करनी है कि ये क्या है, संख्याओं की ये जो सूची है, जो संख्याओं का अनुक्रम है, यानी ये श्रेणी जो है, क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सार अंतर ढूंढना होगा। सार अंतर अगर बराबर है, सार अंतर अगर नियत है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, दी गई संख्याओं की सूची क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आप A2 से A1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे A2 देख लीजिए 12 है और ये कितना है, 8 है, तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर A3 से आप A2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे A3 कितना है, 16 है और A2 कितना है, 12 है, तो फिर यहाँ पे 4 ही आएगा। फिर उसी तरह आप A4 से A3 माइनस करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, अंतर जो आएगा 4 ही आएगा। तो आप यहाँ पे देख पाए कि प्रत्येक स्थिति में अंतर क्या है, नियत है। अंतर क्या है, स्थिरांक है, यानी यहाँ पे सार अंतर क्या है, नियत है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो संख्या की ये सूची जो है, ये जो अनुक्रम है या ये जो श्रेणी है, ये क्या है, AP में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। यानी कि ये संख्याओं की ये जो सूची मिल रही है क्या है, इसको आप निश्चित रूप से कह देंगे कि क्या है, ये समांतर श्रेणी में है। शर्त यही है कि सार अंतर जो है, D जो है नियत आना चाहिए, D का मान हर स्थिति में समान आना चाहिए। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। अब एकदम महत्वपूर्ण यहाँ पे ये सूत्र है जिसको हम लोग जानेंगे, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो इसके लिए आप देखिए, अगर किसी AP में AP के प्रथम पद को A से दर्शाया जाए, सार अंतर को D से दर्शाया जाए और n पदों की संख्या को n से दर्शाया जाए और nवें पद को Tn से दर्शाया जाए या An से दर्शाया जाए। अभी हम लोग समझे थे कि AP के पदों को हम An या Tn से दर्शाते हैं, A1 A2 A3 ऐसे दर्शाते हैं या T1 T2 T3 से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आप समझने का प्रयास करेंगे, प्रथम पद A हो गया, सार अंतर D हो गया और पदों की संख्या n है और nवां पद Tn है या An है। तो उसको हम कैसे इसको सिद्ध कर पाएंगे। देखिए, इसके पूर्व के सेशन में, इसके पूर्व के वीडियोज में हम लोग ये समझ पाए थे कि जो समांतर श्रेणी होती है उसमें प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद या इसी क्रम में आगे के पदों का व्यापक रूप क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं T1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे T1 हो सकता है या A1 हो सकता है, यहाँ पे A2 हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा, A3 होगा, यहाँ पे क्या होगा, A4 होगा। तो आपको A1 और A2 या T1 T2 से घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो हम ये जानते हैं व्यापक रूप में, ये जानते हैं कि पहला पद का व्यापक रूप क्या होता है, A ही होता है। दूसरा पद का व्यापक रूप क्या होता है, A+D होता है। तीसरे पद का व्यापक रूप क्या होता है, A+2D होता है। चौथे पद का व्यापक रूप क्या होता है, A+3D होता है। तो अब इसको आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्या ये जो व्यापक रूप है, ये A जो है इसको हम दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे T2 वाले क्रम में आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो ये दूसरा पद है तो 2 से घटा देते हैं। तीसरा पद है तो 3 से घटा देते हैं। चौथा पद है तो 4 से घटाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ A+D है और यहाँ भी इसी के इक्वल में यहाँ पे A दिख रहा है। तो 2 से 1 माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा और 1D यानी कि D आएगा। तो क्या ये दोनों, ये जो पद दिख रहे हैं, क्या आपको दिख रहा है बराबर, ये बराबर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2 से 1 घटाएंगे तो D ही आएगा, मतलब 1 आएगा, 1D आएगा, तो इसके बराबर हो गया। अब तीसरा पद है तो 3 से माइनस से घटाएंगे तो 2 आएगा और 2 में D से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2D आएगा। और फिर पहले A है, यहाँ भी A है, तो यहाँ आपको ये मैचिंग समझ में आ रहा होगा। फिर चौथा पद आपको ज्ञात करना है, तो 4 से घटाइए और इसमें D से गुणा करिए, फिर A जोड़ेंगे। तो चौथा पद का व्यापक रूप क्या होता है, A+3D होता है। और यहाँ भी आप देखेंगे, इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे और सरल करेंगे तो क्या होगा, A+3D के रूप में आएगा। तो यहाँ हम लोग ये समझ पाए कि यहाँ प्रत्येक स्थिति में यहाँ फर्स्ट में A है,
यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। फिर लास्ट में देखिए सब में मल्टीप्लाई किससे हुआ, डी से हुआ, डी से हुआ, यहाँ भी डी से हुआ है। फिर यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो राशियाँ दिखाई दे रही है, ब्रैकेट में जो राशि है इसमें क्या मतलब पैटर्न का अनुपालन हुआ, आप इसको समझने का प्रयास करें। देखिए जब हम पहला पद याद कर रहे हैं तो एक में एक पहले पद में एक से एक घटा रहे हैं, तो एक से एक घटाएंगे तो जीरो आएगा, और जीरो का मल्टीप्लाई डी से होगा तो क्या होगा, जीरो, यानी कि केवल ए बचेगा। दूसरा पद ज्ञात कर रहे हैं तो दो से घटाएंगे, ठीक है। तीसरा पद ज्ञात कर रहे हैं तो क्या होगा, तीन से एक घटाएंगे। चौथा पद ज्ञात कर रहे हैं तो चार से एक घटाएंगे। यानी हम यहाँ पे ये समझ पाए कि प्रत्येक पहला पद हर स्थिति में क्या होगा, ए ही होगा, और सभी प्लस के बाद जो भी आएगा, जो भी मतलब राशियाँ होगी, जो भी पद पूछे उसमें डी से गुणा करना है। तो जो पद पूछ रहा है उसमें से एक माइनस भी कर रहा है। पहला पद तो एक माइनस एक, दूसरा पद दो से एक, तीसरा पद तीन से एक घटाना है, चौथा पद चार से एक घटाना है। तो यहाँ हम ये समझ पाए कि ए कॉमन है और डी कॉमन है, और जो भी पद ज्ञात करना है उसमें से एक घटाना है। तो ठीक उसी तरह अगर एनवां पद ज्ञात करना हो, हम इसको ए एन व्यक्त करें, एन के रूप में लिखे चाहे टी एन के रूप में लिखे। तो एनवां पद ज्ञात करना तो इसमें भी कॉमन क्या होगा, ए रहेगा, कॉमन क्या होगा, डी रहेगा। और चूंकि चौथा पद याद करना है तो चार से घटाएंगे, तो उसी तरह एनवा पद याद करना है तो क्या करेंगे, एन से एक घटाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि एपी का एनवा पद कैसे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे फाइनली हमको यहाँ पे फार्मूला ये क्या मिला, टी एन जो होता है, टी एन या इसको ए एन बोलिए, टी एन या एन जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ये क्या है, एनवें पद का व्यापक रूप है, इसे हम एनवें पद के व्यापक रूप के रूप में भी जानते हैं। तो आई होप आपको ये फार्मूला जो है कैसे आता है, ये कैसे मतलब आया, ये आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।